चैप्टर 8 बैटल ऑफ जेनरेशंस। क्या माँ का कोई पसंदीदा बच्चा हो सकता है, या फिर क्या उसका कोई पसंदीदा औलाद होनी चाहिए जिसके प्रति वो पक्षपात रखती हो? माँ बच्चों, भाई बहनों के बीच एवोल्यूशनरी रिश्तों पर रोशनी डालता हुआ इस अध्याय ने मुझे कुछ विचलित किया है। ध्यान रखिए, यहां सिर्फ मानव माँ की बात नहीं हो रही है। यहां पर हर प्रजाति की माँ की बात हो रही है जो अपने बच्चों का पालन करते हैं। मतलब ऐसे जीव जो कि जैसे मैमल, स्तनपायी जीव, जो कि अक्सर देखा गया है कि अपने बच्चों को पालते हैं। रेप्टिलियंस बहुत ज्यादा संख्या में, कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा संख्या में, लेकिन नहीं, जैसे कुछ कीड़े भी जो है वो बच्चों को पालते हैं। क्रैब्स पालते हैं अपने बच्चों को कुछ तरीके के। कुछ बिच्छू भी अपने बच्चों को पालते हैं। मकड़ियां भी होती हैं जो अपने बच्चों को पालती हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि क्या ऐसा है संभव कि माँ जो है वो पक्षपात रख सकती हो अपनी किसी एक औलाद को, या किसी एक औलाद को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दे और कुछ को ज्यादा फायदा दे? ऐसा होता है। इन्हीं सब चीजों पर कुछ डिस्कशन करता हुआ ये द सेल्फिश जीन का 8वां चैप्टर, 8वां अध्याय, बैटल ऑफ द जेनरेशंस। कोई भी माँ या फिर माता पिता अपने संतान पर जो रिसोर्स खर्च करते हैं उसे पेरेंटल इन्वेस्टमेंट का नाम दिया गया है। ये इस किताब में है। जो भी रिसोर्स, मतलब कोई धन खर्च करता है या अपने खाने की वस्तु से बच्चों को खाना देता है, अपना समय लगाता है, ये सब पेरेंटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो उस रिसोर्स को पेरेंटल इन्वेस्टमेंट का नाम रिचर्ड डॉकिंस ने दिया है, और बायोलॉजिस्ट भी इसे पेरेंटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब कोई बच्चा अपने हिस्से का दूध पीता है तब वह अपने भाई बहनों के हिस्से का दूध भी पी रहा है। समझने वाली बात। एक माँ, मैमल माँ, कुछ दूध बनाती है। अब वो चाहे 700 ग्राम हो, 500 ml हो, लीटर भर हो, जितना भी हो, लेकिन वो अगर 2 बच्चों में बटेगा तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। 3 बच्चों में बटेगा, 3 हिस्से हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि जो बच्चा अपने हिस्से का दूध पी रहा है वो किसी दूसरे के हिस्से से ही लेके पी रहा है। समझिए इस बात को। अगर वो अपना हिस्सा बढ़ा दे तो उसके भाई बहनों की जान पर बनाएगी। मतलब अगर कोई एक बच्चा जानबूझकर ऐसा करे कि वो ज्यादा खाना खा ले, ज्यादा पेरेंटल इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ ले ले, तो दूसरे बच्चों की जान पर बनाएगी। जीव प्राणी जगत में ये होता है, सब देखा गया है। क्या वह ऐसा करेगा, या फिर दूध का कुछ हिस्सा अपने भाई बहन के लिए छोड़ेगा? मतलब ये, क्या उसे मौका मिलेगा तो सब हड़प जाएगा, या फिर कुछ अपने भाई बहनों के लिए भी छोड़ देगा? क्या उसका सेल्फिश जीन यह करने देगा? क्या माँ बराबर रूप से हर बच्चे को खाना खिलाएगी, देखभाल करेगी, या फिर जो कमजोर है उसको नजरअंदाज करेगी और हदें पार करके उसका भक्षण भी कर सकती है? मतलब अपने ही बच्चे को जो कि कमजोर है या मर गया उसको खा भी ले। सुअरों में, कुछ और जीवों में ये देखा गया है कि मरे हुए बच्चे खा लेते होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक रिसोर्स की तरह फिर पेट में चला जाता है। फिर जो बचे हुए हैं उनको वो दूध पिला सकती है, और उनको जो बचे हुए हैं उनका ज्यादा लालन पालन किया जा सकता है। जीन के परिप्रेक्ष्य में मां को पक्षपात करने की कोई वजह नहीं है। जीन के संदर्भ में अगर हम बात करें, प्रसंग के में अगर बात करें, तो मां के पास कोई वजह नहीं है कि किसी एक बच्चे को ज्यादा पसंद करे वो, क्योंकि उसके हर बच्चे में उसके जीन बराबर होते हैं। मतलब हर बच्चे में 50-50-50 होंगे, तो उसके लिए किसी एक बच्चे को रखना थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि सभी में उसी के अपने जीन है। मां के समक्ष ऐसे बहुत से सवाल हैं कि क्या वह अपने कमजोर बच्चे पर अधिक ध्यान दे, या फिर बिल्कुल भी ध्यान न दे। क्या उसका पीआई, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, एक बच्चे को बड़ा करने में ज्यादा सफल होगा? सवाल यह भी उठता है
कि अगर जीन ही बचाने हैं तो क्यों ना एक ही बच्चे को ताउम्र बड़ा करते रहें। ऐसा भी सवाल है भाई, एक ही बच्चा पैदा करो, उसको पूरे आखिरी तक बड़ा करते रहो, फिर वो एक करे, वो आखिरी तक बड़ा करते रहे। और ये सिर्फ इस बात का हाँ, उत्तर सिर्फ कहां और कितना पीआई खर्च करके सबसे उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, उत्तर इसका यही है कि कहां पर और कितना पीआई पेरेंटल इन्वेस्टमेंट खर्च करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, वही डिसाइड करेगा कि मां क्या करेगी। ईएसएस इसी बात का निर्णय करता है। एवोल्यूशनरली स्टेबल स्ट्रेटजी यही डिसाइड करती है कि मां कितने बच्चे करेगी, कितना ध्यान देगी सब पे। जो सबसे कमजोर है उस पर कुछ भी ध्यान दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये सब इस पे डिपेंड करता है कि कहां, कब और कितना पीआई पेरेंटल इन्वेस्टमेंट खर्च करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। मतलब लाभ इन द सेंस कि कितने उसके बच्चे आगे बढ़ेंगे जो खुद प्रजनन कर सकेंगे आगे। अब यहाँ पे एक तरीके से चैप्टर का एक हिस्सा छोटा सा खत्म होता है और एक नया बिल्कुल जोड़ते हैं, वो है मेनोपॉज। एक ऐसी अवस्था जिसमें मानव स्त्रियां बच्चे देना, जनना में समर्थ नहीं रहती, मतलब वो बच्चे नहीं कर सकती फिर मेनोपॉज के बाद। पर ये क्यों होता है? क्या स्त्री के जीन को इससे फायदा नहीं होगा कि वो ताउम्र बच्चे दे सके, मतलब आखिरी तक करते रहे बच्चे? रिचर्ड डॉकिंस का तर्क यह है कि एक स्त्री उम्र के साथ साथ शरीर से शिथिल होती जाती है। जिस प्रकार का खतरा एक बच्चे को अपने शरीर में बड़ा करने से उठाना पड़ता है, वह बढ़ती उम्र के साथ और भी बढ़ जाता है। लेकिन फिर स्त्री का जीवन नर से कम होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। भाई ऐसा तो होना चाहिए कि भाई अच्छा तुम 60 के बाद नहीं हो, चलो भाई आप तो कर। लेकिन उसके बावजूद स्त्रियां 40-40, 50-50 साल जीती हैं। क्या रीजन है उसका? मेल्स में फर्टिलिटी कम होती, खत्म नहीं होती, कभी आखिरी तक रहती है, बुढ़ापे तक फर्टिलिटी रहती है मेल में, स्त्रियों में नहीं रहती। किंतु मेनोपॉज आने के बाद बुढ़ापा और तेजी से आना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। ये चीज देखी गई है कि भाई 40 साल तक औरतें जिंदा रहती है और आदमियों से ज्यादा जिंदा रहती हैं। तो 100 साल तक यानी करीब 40, 50, 45 साल का जीवन जीवित रहना प्रजनन की क्षमता के बिना, तो आखिर जीन ने दादी माँ का आविष्कार क्यों किया? जो दादी माँ और नानी माँ है, जीन्स ने इनका आविष्कार किया ही क्यों? क्या इसलिए कि नई माँ को उसकी माँ सहायता कर सके? क्योंकि एक अनुभवी स्त्री जिसने अपने बच्चे बड़े किए हैं, वह अपनी बेटी की मदद अवश्य करेगी कि भाई चलो ये मेरी बच्ची, इसके अंदर मेरे 50% जीन, इसके बच्चों में मेरे 25% जीन होंगे, विच मीन्स कि मुझे इस पर मदद करनी चाहिए, अपने जीन्स को आगे बढ़ाने में मुझे फायदा मिलेगा। है इसमें जितना चाहे उतना तर्क वितर्क किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं कि क्या संतानें अपने माँ बाप को प्रभावित करती हैं। मतलब देखिए, ये तो बात हो गई कि माँ या माँ बाप अपने बच्चों में भेदभाव करेंगे नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी कई सारे हैं कि भाई कुछ लोग देखते हैं कि भाई जो कमजोर होता है, जैसे मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जिसमें आपको लगेगा बड़ा खूंखार है, लेकिन मगरमच्छ माएँ अपने बच्चों को जब अंडे से बाहर निकल आते हैं तो उन्हें पूरा बचाती हैं, उनको एक लेवल तक ले जाती हैं कि भाई यहां से तुम आगे जाओ, जबकि एक बार 70-70 बच्चे हो सकते हैं उनके। एनाकोंडा एनाकोंडा माएँ अपने बच्चों को सेती हैं और कुछ हद तक बड़ा होने देती हैं, लेकिन फिर उनकी अपनी प्रवृत्ति आ जाती है और चाहे तो वो खुद भी खा सकती हैं बच्चों को, ऐसा हो जाता है। किंग कोबरा। अब मैं जानबूझकर मानव एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मानव एग्जाम्पल्स में और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। कोई माँ कोई ऐसा क्यों करेगी और फालतू का तर्क वितर्क ज्यादा होता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल वो दे रहा हूं जो कि जानवरों के बच्चे होते हैं। कुछ पक्षी होते हैं, एक अंडा देते हैं, 2 अंडा देते हैं, उन्हें बिल्कुल बड़ा और बड़ा करते हैं और फिर उनमें से कुछ जो कमजोर होता है वो मर जाता है। कुछ पक्षियों को देखा गया है कि जो कमजोर हो उसे मार रहे हैं और उसे मार के नीचे फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम अपना जो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट है वो एक ऐसे बच्चे पे या
ऐसे बच्चों पे करेंगे जिनके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ेंगे। ये सब एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजी के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बात करेंगे कि माता पिता अपनी जगह सही, क्या भाई बहन भी ऐसा कर सकते हैं कि माँ बाप के अटेंशन के लिए अपने भाई को या बहन को नुकसान पहुंचा सकें। आगे बात करते हैं कि क्या संतानें अपने माँ बाप को प्रभावित करती हैं पक्षपात करने के लिए। दूसरे शब्दों में, जीन पूल में कौन से जीन बढ़ेंगे जो सब कुछ अपने लिए चाहते हैं, वो जो सब कुछ अपने लिए चाहते हैं, या फिर वो जो अपने हिस्से का पाकर खुश रहते हैं। ये बात उठती है कि भाई जीन पूल में सिर्फ स्वार्थी जीन बढ़ेंगे, या उसी से ऐसे जीन निकल के आएंगे जो कि उतना लेंगे जितना उनके लिए जरूरी है, और अपने बच्चों भाई बहनों को भी जिंदा रहने देंगे। क्यों? क्योंकि जितने उनके अंदर 50% जीन्स है, उसके भाई बहन के भी अंदर वही है ना। इस रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार एक बच्चा अपने हक के पीआई से कुछ ज्यादा मिल सके, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। अपने हक का जो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट है, माँ बाप का ध्यान है, उससे थोड़ा ज्यादा ही मिले, इसके लिए हमेशा मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, थोड़ा सा, इतना नहीं कि उसके भाई बहनों को नुकसान होने लगे। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है कि उसके अजन्मे और अभी के भाई बहन, मतलब जो भाई बहन फ्यूचर में हो सकते हैं और जो अभी हैं, उसे मिलने वाले फायदे से दुगना नुकसान न पहुंचे। मतलब जितना फायदा ये अभी उठा रहे हैं, अब एक पेरेंट का ज्यादा ध्यान आकर्षण करके, वो कहीं अपने फ्यूचर के अभी के भाई बहनों को जो नुकसान पहुंच रहा है, जितना फायदा, जब तक ये बराबर है फायदा नुकसान ठीक, लेकिन जब फायदा इतना बढ़ गया कि नुकसान बहुत नीचे चला जाएगा, वहां पे नहीं होगा। हमेशा इतना रहेगा कि फायदा और नुकसान बराबर है, इतना ना हो कि उनको इतना नुकसान हो गया कि वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। एवोल्यूशनरी ईएसएस ने ये डिसाइड किया, यही इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजी निकल के आई है। जैसे कि अब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कब एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद करती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कब उसका बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि उसको मिलने वाला दूध उसके आने वाले भाई बहनों के लिए दुगना नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब अगर मेरी माँ का दूध 40-50 साल की उम्र तक पीता रहूं, तो मेरे भाई बहन तो कभी होंगे ही नहीं। ये एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजी निकल के आई है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए बच्चे दूध पीना बंद कर देते हैं, कुछ दिनों बाद वो माँ के हाथ से खाना खाना बंद कर देते हैं, खुद खाने लगते हैं। ये निकल के आए। कहने का मतलब ये कि स्टेबल स्ट्रेटजी ये निकल के आई कि आप उतना ही माँ बाप से अटेंशन लोगे जितना आप, मतलब एक जीव के बच्चे, जितना कि उसके आने वाले भाई बहन या अभी के भाई बहनों को ऐसा नुकसान न पहुंचा दे कि वो मर ही जाए। अपवाद भी है इसमें, ऐसा नहीं होता है, बच्चे मार भी देते हैं। लेकिन अगर वो दोनों बराबर सेम हेल्थ के हैं, तो बहुत कम ऐसा होगा या ना के बराबर होगा कि एक भाई या एक बहन इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले ले अपने माँ बाप से कि फिर उसके दूसरे भाई बहनों को कुछ बचे ही। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है रंट ऑफ द लिटर। रंट ऑफ द लिटर वो बच्चा होता है जो सबसे कमजोर होता है अपने पूरे कुनबे में या गुच्छे में जो पैदा हुआ है। यह पाया गया है कि जो जीव, स्तनपायी या पक्षी, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वे अक्सर जो सबसे कमजोर बच्चा होता है उस पर एक सीमित मात्रा में पीआई खर्च करते हैं। जो सबसे कमजोर है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर डबल डाउन कर देंगे कि नहीं इसको तो बचाना ही बचाना है, ऐसा नहीं करते हो। पर ऐसा क्यों नहीं होता कि माँ बाप सिर्फ सबसे तंदुरुस्त बच्चे को की ही सेवा करें, और जो रंट है उसको स्वयं एग्जैक्टली है। ओके, हाँ, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि माँ बाप जो है वो तंदुरुस्त बच्चे की सेवा करें और रंट को कुछ दे ही ना और मर जाए, उसे खा जाए फिर। किंतु वह
उसे खाना देते रहते हैं। मतलब अगर पैदा हुआ है तो उनके अंदर इतनी करुणा होती है कि उसे थोड़ा बहुत खाना देंगे, थोड़ा ही सही, शायद इसलिए कि माँ बाप अपने जीन की इंश्योरेंस करते हैं। भाई रेंट है तो क्या हुआ, क्या पता ये भी जिंदा रह जाए, क्या पता तंदुरुस्त वाले को कोई परभक्षी खा जाए तो मेरे पास यही एक बचे। सब कुछ डिपेंड करता है अपने इंश्योरेंस को बचाए रखने के लिए। मतलब मेरे बच्चे, मेरा वंश आगे बढ़ता रहे, उसमें चाहे चलो ये कमजोर भी है तो कोई बात नहीं, कभी कभार कमजोर आगे चल के बड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और मजबूत वाला किसी बीमारी के शिकार पड़ गया, वो मर जाता है बेचारा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि कौन कितना चलेगा, कौन कितना जिएगा। कुछ दिनों की सेवा के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि किस बच्चे पर तिहाई खर्च करनी है और किस पर नहीं। मतलब जो शुरुआत में पैदा होंगे, जब तक बिल्कुल ही लचर न पैदा हो, माँ बाप ध्यान देते हैं कि नहीं यहाँ चलो बड़ा कर लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। यह बर्ताव उन जीवों में प्रखर होता है जिनके बच्चे बनाने की फ्रीक्वेंसी तेज होती है। मतलब खरगोश, चिड़िया जो हर 3-3, 4-4 महीने में बच्चे दे रहे हैं, उनमें ये होता है कि भाई रंट को थोड़ा बहुत खिलाते रहेंगे और फिर देखेंगे कि कब तक ये जिंदा रहता है। अगर नहीं जिंदा रहे तो मरने दो उसे। अगर जो दूसरे जीव हैं, जिन जैसे वेल हो गया, मानव हो गए, हाथी हो गए, गैंडे हो गए, जिनमें एक बच्चे को बनाने में बहुत समय लगता है और फिर उसे बड़ा करने में और ज्यादा समय लगता है, वो रंट को भी पाला करते हैं, कमजोर बच्चे को भी पाल पाल के बड़ा। इसीलिए तो इतने विकलांग व्यक्तियों को माँ बाप पालते रहते हैं। ये हमारी बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी स्ट्रेटेजी रही है कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चे को बड़ा होने दो, है तो हमारे जीन्स तो वही उसमें। बच्चे एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिस्क होते हैं और माँ बाप रिस्क को बचाने के लिए सब बच्चों की देखभाल करते हैं। जीवों में माता पिता तब तक रंट को पालते हैं जब तक उन्हें यह यकीन नहीं हो जाता कि अब यह जीवित नहीं रहेगा। मतलब तब तक उसकी सेवा करेंगे, पहले तो उसे थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, कोशिश करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं ये जिंदा नहीं रहेगा तो फिर उस पर ध्यान नहीं देते कि भाई चलो छोड़ो, जो बचे हैं उनको, जो मजबूत हैं उनको बड़ा करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों के बर्ताव की, कि अगर हम ये माने कि वे एक सर्वाइवल मशीन, अब यहाँ पे बच्चों के बर्ताव की बात आई, माता पिता की बात की हो गई है, अब हम बात करेंगे बच्चों की, इंडिविजुअल बच्चे के बर्ताव की। कि अगर हम यह माने कि वह एक सर्वाइवल मशीन है जो खुद को बचाने और बढ़ाने में प्रयासरत है, तो हर बच्चा एक तरह से अपने माता पिता के साथ हर समय संघर्ष में है। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि एक बच्चा धोखा देने का कोई पैंतरा छोड़ता नहीं है। तब तक वह जितना भूखा है उससे ज्यादा दिखावा करेगा कि मुझे और खाना चाहिए। अगर उसे कोई खतरा नहीं है तब भी चीखेगा, चिल्लाएगा कि नहीं नहीं ध्यान दो मेरे ऊपर, मैं मरने वाला हूं। वह हर मनोवैज्ञानिक तकनीक लगाएगा, साइकोलॉजिकल तकनीक लगाएगा, जिससे उसके माँ बाप उस पर ज्यादा ध्यान दें। उसकी दूसरी ओर माँ बाप हमेशा सतर्क रहते हैं। माँ बाप भी कम नहीं है, वो जानते हैं कि ये नौटंकी कर रहा है, मैं जान जाता हूँ मेरा बच्चा कम नौटंकी कर रहा है, अभी इसको कोई दिक्कत नहीं है। सतर्क रहते हैं कि इस तरह की धोखेबाजी से बचने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अच्छा हम अपने बच्चों को बराबर ध्यान देंगे। ऐसे ही कई प्रजाति के बच्चों में यह पाया गया है कि वह अपने भाई बहनों की हत्या भी करते हैं। कई पक्षी ऐसा दिखाते हैं, कई पक्षियों में ये चीज देखी गई है, उनके घोंसलों में रह रहे चूजे अपने भाई बहन को नीचे गिरा देते हैं। अगर कोई चूजा पहले पैदा हो गया, अंडा फोड़ दिया उसने, तो अगर उसने बाकी अंडों को गिरा देगा कि हाँ भाई 4 से 2 भले, अब खाना हम ज्यादा खा लेंगे, ऐसा देखा गया है, जिससे वह अपने माता पिता का ध्यान का केंद्र रहे। जहां बच्चे ऐसी पैंतरेबाजी करते हैं, वहीं माँ बाप के पास भी अपने तरीके होते हैं यह पता करने के कि बच्चे की वास्तविक अवस्था क्या है, कि बच्चा भूखा है, नहीं है, बीमार है, क्या दिक्कत परेशानी है, खुश है या नहीं। वह बच्चे के द्वारा दिए गए हल्के इशारों को पढ़ लेते हैं। कोई बिल्ली पर करती है, बच्चा मुस्कुराता है, खेलता है, उछलता है। बच्चे को नहीं मालूम है, ये सब उसके छोटे छोटे सिग्नल हैं जो कि माँ बाप पकड़ते हैं कि ये ठीक है। हम भी, मैं अपने बच्चे को देखता हूँ कि अगर वो उछल कूद कर रहा है तो सब सही है,
जिस दिन वो खाना नहीं खाता मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर वो दूसरी बार खाना नहीं खाएगा, उछलना कूदना बंद कर देगा, तो मुझे लगेगा कुछ गड़बड़, बीमार है। तो माँ बाप भी इस रेस में उतना ही लड़ रहे हैं जितना बच्चे। बच्चा जहां हमसे ज्यादा अटेंशन की डिमांड कर रहा है, माँ बाप भी अपने दिमाग उतना ही प्रखर किए होंगे कि नहीं, हर बच्चे को ऐसा रखना है कि भाई सब मेरे इन्वेस्टमेंट रिस्क हैं, देखें कौन सा चल जाता है। यह कहना तो मुश्किल होगा कि इस रस्साकशी में कौन जीत रहा है, मतलब माँ बाप और बच्चों के बीच की जो रस्साकशी है कि कौन किस पे कितना ध्यान मिलना चाहिए, इसमें जीत कौन रहा है। लेकिन इतना तो पक्का है कि फिलहाल माँ बाप का पल्ला भारी है, और मुझे लगता है ये रहेगा, क्योंकि अगर माँ बाप का पल्ला भारी नहीं होगा तो फिर जीव आगे बढ़ेंगे ही नहीं। सब इतने ही अगर अपने 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 मैं करते रहेंगे सारे जीव, तो फिर कैसे ये होगा कि नहीं यार, जो सेल्फिश अभी है, क्या वो अपने बच्चों को लेकर सेल्फिश नहीं होगा, और उसके बच्चे तो और डबल सेल्फिश होंगे, तो वो तो दूसरे को शायद पेट में ही मार दें, ऐसा भी हो जाएगा। तो फिलहाल माँ बाप का पलड़ा भारी है इस लड़ाई में, बैटल ऑफ जनरेशंस में। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। फिर मेरा 20 मिनट तो हो ही गया। अगर कुछ सवाल हो, कोई चीज पूछनी हो, कुछ हो, तो भाई प्लीज कमेंट करिए, मैं हमेशा जवाब देने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आधी रात का समय था और पास ही जंगल में एक बिल्ली दम तोड़ रही थी। उसकी छटपटाहट बता रही थी कि उसे कुछ भीतर से निचोड़ रहा है। थोड़ी देर में बिल्ली को उसके कष्टों से छुटकारा मिल गया। उधर गंगू की पत्नी शीला भागती हुई चौपाल तक आई और अपने पति के दोस्तों को जोर से आवाज लगाई, मेरी मदद करो। उसकी चीख सुनकर गांव वालों का ध्यान उसकी ओर गया। वो बहुत व्याकुल थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पास से एक तीव्र गंध आ रही थी। शीला ने घबराती हुई आवाज में बताया कि गंगू की हालत बहुत खराब है। उसे तेज बुखार और शरीर से पसीने की जगह कुछ सफेद तरल रिस रहा है। लोगों ने मिलकर गंगू के द्रव्य से सने शरीर को गाड़ी पर लाद लिया, किंतु देर हो चुकी थी। शीला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपना जीवन साथी खो दिया है। गाड़ी में बैठे दूसरे लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें, शहर जाए या मृत शरीर को गांव वापस ले जाए। आखिर गंगू को क्या हुआ था? गांव पर कैसी मुसीबत आने वाली थी? क्या गांव वाले उसका सामना कर पाएं? जानने के लिए पढ़ें संक्रामक, Amazon और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।